हेमंत की आवाज सुनते ही अनन्या ने अपनी नजरें उठाकर एक पल के लिए उसे देखा और सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुड इवनिंग, प्लीज हैव अ सीट। अनन्या की बात पर सिर हिलाकर हेमंत धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज में अनन्या को एक गजब का आत्मविश्वास और शांति महसूस हो रही थी। इतने में हेमंत ने अपनी फाइल अनन्या की तरफ बढ़ाई और कहा, ये मेरा पोर्टफोलियो है मैम। अनन्या ने उसकी फाइल अपने हाथों में लेकर खोली और उसे देखने लगी। हेमंत का रिज्यूमे देखने लायक था। उसने कनाडा की कुछ सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। उसके पास फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और क्लाइंट मैनेजमेंट का शानदार अनुभव था। हर एक डिटेल, हर एक रेफरेंस इतना परफेक्ट कि वो लगभग नकली लग रहा था। लेकिन हेमंत की बॉडी लैंग्वेज भी उतनी परफेक्ट थी और उसकी एक्सपीरियंस से मेल खा रही थी। अनन्या जानती थी कि एक बार को कागज पर नकली जानकारी लिखी जा सकती थी, लेकिन किसी कैंडिडेट की नकली बॉडी लैंग्वेज होना लगभग नामुमकिन सा था। हेमंत के पोर्टफोलियो से अनन्या वाकई इंप्रेस हो गई और उसकी तारीफ करते हुए बोली, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही इंप्रेसिव है मिस्टर शर्मा, लेकिन आपने अपनी पिछली हाई पेइंग जॉब क्यों छोड़ी और अब हमारी इस नई कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अनन्या का सवाल सुनकर हेमंत के चेहरे पर एक सोची समझी हल्की सी मुस्कान आ गई। वो फिर धीरे से बोला, मैम, पैसे सब कुछ नहीं होता। अपनी पिछली कंपनी में मैं सिर्फ एक छोटी सी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा था। मेरे पास कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था। जब मैंने एलन मटेरियल्स के बारे में सुना तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसे जमीन से खड़ा किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी बनकर नहीं रहना चाहता। मैं एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसकी ग्रोथ स्टोरी में मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो। मैं खुद किसी कंपनी को जीरो से हीरो बनाने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। हेमंत का जवाब इतना शानदार और इतना सटीक था कि अनन्या को और कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि उसे अपनी कंपनी के लिए एक हीरा मिल गया था। ऐसे में वो मुस्कुराते हुए बोली, आपकी सोच बहुत अच्छी है हेमंत। मुझे अपनी टीम में आप जैसी डेडिकेटेड और डिसिप्लिन लोगों की जरूरत है। आई एम हायरिंग यू। आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी होंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको कंपनी में एक बहुत ही हाई रैंकिंग रोल पर प्रमोट किया जाएगा। एलन मटेरियल्स में टैलेंट की हमेशा कद्र होगी। हम बाकी कंपनीज की तरह ऑफिस पॉलिटिक्स को भी कभी बढ़ावा नहीं देंगे। थैंक यू सो मच मैम। हेमंत ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, आप मुझसे कभी निराश नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मैं कल से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। एक्सीलेंट, अनन्या ने कहा। वो उसके पैशन और डेडिकेशन को देखकर और भी ज्यादा खुश हो गई थी। उसने फिर हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम टू द टीम। हेमंत ने उससे हाथ मिलाया और फिर वो ऑफिस से बाहर निकल गया। उसका चेहरा अब भी उतना ही प्रोफेशनल और ईमानदार दिख रहा था, लेकिन जैसे वो लिफ्ट में अकेला हुआ, उसके चेहरे का नकाब उतर गया और उसके असली हाव भाव उभर आए। हेमंत की आंखों में अब एक शातिर और क्रूर झलक थी। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला और ऋषिराज को एक मैसेज टाइप किया, बॉस, निशाना लग चुका है। उसी वक्त दामोदर की हवेली के सीक्रेट बेसमेंट में अभिनव और हंसराज एक 3D नक्शे पर झुके हुए थे। मैप पर भारत का नक्शा था और मुंबई के पास पुणे शहर लाल रंग से चमक रहा था। हंसराज ने फिर उस मैप पर एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कंपनी है टाइगर। इसका नाम वेस्टर्न एंटरप्राइजेस है। 10 साल पहले ये पुणे की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल सप्लायर्स में से एक थी, लेकिन गलत मैनेजमेंट और बढ़ते कर्ज की वजह से ये 5 साल पहले बैंकरप्ट हो गई। उसके बाद इसके मालिक ने आत्महत्या कर ली और तब से ये कंपनी बंद पड़ी है। बैंक इसे कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए तैयार है। क्या ये हमारे काम के लिए सुटेबल है? अभिनव ने पूछा। उसकी नजरें अब भी उस मैप पर थी। हंसराज ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, परफेक्टली सुटेबल है। कंपनी का नाम मार्केट में जाना पहचाना है। इसके पास पुराने सप्लाई लाइसेंस भी है और सबसे जरूरी बात, ये एक पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। कोई भी इस पर शक नहीं करेगा कि ये रातों रात मार्केट में कहां से आ गई। गुड, इसे फिर आज ही खरीद लो।
और फिर इसी कंपनी के नाम पर मुंबई के सारे सप्लायर्स को कांटेक्ट करो। उन्हें विराट मटेरियल से 10% डिस्काउंट रेट पर माल ऑफर करो और उनसे कहो कि पेमेंट की कोई जल्दी नहीं है, डिलीवरी की 1-2 महीने बाद भी मिले तभी चलेगा। उन्हें लगना चाहिए कि हम मार्केट में अपना स्टॉक बेचने के लिए बेसब्र हैं। अभिनव ने समझाते हुए कहा, हो जाएगा। हंसराज ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। वो फिर तुरंत पलटा और बेसमेंट में मौजूद अपनी बेस्ट टीम को इकट्ठा करने लगा। तुम और तुम। हंसराज ने अपने 3 सबसे माहिर आदमियों की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, प्लान तुम लोगों ने सुन ही लिया है। पुणे की वेस्टर्न एंटरप्राइजेस आज शाम तक हमारी होनी चाहिए और कल सुबह तक मुंबई के हर सप्लायर के पास हमारा ऑफर पहुंच जाना चाहिए। सब के सब आपस में काम बांट लो और तुरंत एक्शन पर उतरो। तीनों आदमी बिना एक भी सवाल पूछे तुरंत अपने अपने काम में लग गए। अभिनव उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि हंसराज की बनाई हुई ये टीम भी खिलाड़ियों से कम नहीं थी। ये लोग जरूर बिजनेस की दुनिया के हर दांव पेंच में माहिर थे। अगर हंसराज नहीं होता तो पता नहीं दामोदर अंकल अपने जीवन में क्या करते। अभिनव ने मन ही मन हंसते हुए अपने आप से कहा और फिर वो बेसमेंट से निकलकर अपने कमरे में लौट आया। अभिनव का दिमाग अब शांत था। उसने अपनी चाल चल दी थी और अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। उसे उम्मीद थी कि कल सुबह तक कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। बेसमेंट से निकलने से पहले उसने कबीर को अनन्या को ऑफिस से पिकअप करके हवेली लाने के लिए भेज दिया था। अभिनव फिलहाल अपने कमरे में अकेला था और खिड़की के बाहर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। हालांकि तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन देखी तो पाया कि उसे एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। ऐसे में अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस तरह के कॉल्स उसे अक्सर आते थे और ज्यादातर वो उन्हें इग्नोर कर देता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा मानो कहीं कुछ गड़बड़ थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और वो कॉल उठा लिया। हेलो, कौन है? अभिनव ने एक गहरी और सतर्क आवाज में कहा। एक पल की खामोशी के बाद फोन के दूसरे साइड से एक घबराई हुई और कांपती हुई लड़की की आवाज आई। अभिनव। अभिनव को यह आवाज जानी पहचानी लगी। वो फिर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, चाहत, तुमने अचानक आज मुझे क्यों फोन किया? अभिनव के सवाल पर चाहत ने एक सिसकी भरी, जिसकी आवाज अभिनव के फोन में भी पहुंच गई। ऐसे में वो तुरंत आगे बोला, 1 सेकंड, तुम रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अभिनव। इतना कहकर चाहत की आवाज टूट गई और वो हिचकियां लेते हुए आगे बोली, माँ हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक पल के लिए अपने आप को संभाला और हैरान होते हुए कहा, क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? इतने में चाहत रोने लगी और बोली, आज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए पास के पार्क में गई थी। मैंने उन्हें बहुत मना किया। तुमने भी कहा था कि वो कुछ दिन घर पर ही रहे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो अपने डेली एक्सरसाइज रूटीन को लेकर बहुत जिद्दी है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। अभिनव, आगे बोलो चाहत, हुआ क्या है वो बताओ। अभिनव बेचैन होते हुए चाहत से ऊंची आवाज में बोला। ऐसे में चाहत ने एक गहरी हिचकी लेते हुए कहा, पार्क में एक और औरत ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने माँ को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें मारने लगी। पार्क में मौजूद कुछ लोग माँ को बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने माँ को तो उस औरत से बचा लिया, लेकिन इससे पहले कि कोई इसे पकड़ पाता वो भाग गई। भाग गई? अभिनव हैरान होकर बोला। उसका खून खौलने लगा था। हाँ, वहाँ खड़े कुछ लोगों ने बताया कि भागते हुए वो औरत थोड़ी दूर जाकर फिसल कर गिर गई थी, लेकिन फिर एक लड़का और एक लड़की उसे उठाकर जल्दी से कार में बैठकर चले गए। एक लड़का और एक लड़की? अभिनव ने दोहराया। उसके दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे। वो फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, माँ को ज्यादा चोट तो नहीं आई? अभिनव की आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि भारती के लिए एक गहरी चिंता भी थी। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें सिर्फ कुछ हल्की फुल्की चोटें आई है, लेकिन वो सदमे में है। डॉक्टर कह तो रहा है कि वो ठीक हो जाएगी।
पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब कौन और क्यों हमारे पीछे पड़ा है। चाहत ने बिलखते हुए कहा। उसकी आवाज में अभिनव उसका दर्द और गुस्सा महसूस कर पा रहा था। चाहत और भारती वैसे ही काफी मुश्किलों से गुजर चुके थे। अब उनके अंदर और मुसीबतों को झेलने की ताकत नहीं बची थी। इतने में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम टेंशन मत लो और अभी के लिए माँ का ध्यान रखो। मैं वादा करता हूं कि जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी में फिर कभी उठ नहीं पाएगा। मेरे होते हुए तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस माँ का ख्याल रखो और साथ में तुम अपना भी ख्याल रखो। और अगर तुम्हें कहीं कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत मोंटी को फोन करना और उससे कहना कि वो तुम्हारी मदद करे। अभिनव की बात सुनकर चाहत ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अभिनव, थैंक यू। इधर अभिनव ने तुरंत उसका फोन काट दिया और फिर कुछ देर तक फोन हाथ में लिए वही खड़ा रहा। अभिनव के हाव भाव गंभीर हो चुके थे और वो जल्द से जल्द भारती के पीछे पड़े हमलावर को ढूंढना चाहता था। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और तुरंत मोंटी का नंबर डायल किया। मोंटी ने सिर्फ 2 ही रिंग में अभिनव का फोन उठा लिया, जिसके बाद अभिनव बोला, हेलो। हेलो टाइगर। मोंटी ने एक जोशीली आवाज में कहा। ऐसे में अभिनव अपना गला साफ करते हुए एक सख्त आवाज में बोला, मोंटी अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भारती पर हमला हुआ है और हमलावर एक अनजान औरत है। मुझे पता है कि तुमने उसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे वो औरत चाहिए मोंटी। मुझे वो लड़का और लड़की भी चाहिए जो उसे कार में बैठा कर ले गए। मुझे उनकी कार का नंबर चाहिए। मुझे उस पार्क की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे अगले कुछ घंटों में सब कुछ चाहिए मोंटी। तुम समझ गए ना? अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ कहा, समझ गया अभिनव, समझ गया। ठीक है, मुझे अपडेट देते रहना। इतना कहकर अभिनव ने उसका फोन काट दिया। उसका दिमाग फिलहाल किसी ज्वालामुखी की तरह गुस्से से फटना चाहता था। भारती पर हुए हमले की खबर से वो अब और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन औरत थी जिसने भारती पर हमला किया था। कहीं ये हरप्रीत 10 की तरफ से तो कोई बदला नहीं ले रहा है? नहीं, हरप्रीत तो कब की मर चुकी है और अब दिक्पाल भी लगभग खत्म है। तो फिर ये कौन होगा? अभिनव ने अपने आप से पूछा। वो जानता था कि ये अम्मा जी के लोगों का काम नहीं था। ये कोई और था, कोई ऐसा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उसके अतीत को जानता था। कि दुश्मन उसे वहां चोट पहुंचाना चाहता था जहां टाइगर का कवच काम नहीं करता था। भले ही मोंटी को मैसेज भेजकर अभिनव ने अपनी तरफ से उस दुश्मन के खिलाफ पहला कदम उठा लिया था, लेकिन उसके दिल को अब भी चैन नहीं था। वो जानता था कि जब तक वो हमलावरों को खुद ढूंढकर सजा नहीं देता तब तक उसे ठीक से नींद नहीं आने वाली थी। दूसरी तरफ गुड़गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर अचानक एक कार आकर रुक गई। उसमें से पहले वरुण और वैभवी नीचे उतरे। उन्होंने फिर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलकर अपनी मां समता की बाहर निकलने में मदद की। समता के पैर में पट्टी बंधी थी और वो दर्द से करा रही थी। जब वैभवी अपनी मां को सहारा देकर हॉस्पिटल के अंदर ले जा रही थी तब उसने शिकायत भरे सुर में कहा, मैंने कहा था ना मां, मैंने कहा था ना कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है। वैभवी की शिकायत पर समता ने दर्द से अपना चेहरा बिगाड़ते हुए जवाब में कहा, पता चल जाएगा, इसका भी परिणाम पता चल जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या मोंटी वैभवी और उसके परिवार को पहचान कर उन्हें ढूंढ पाएगा? वैभवी, वरुण और समता का अगला प्लान क्या होगा? और क्या अभिनव का बनाया हुआ प्लान ऋषिराज के खिलाफ काम करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।